मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी और बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो इस तरह के आज हम भारतीय इतिहास के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आज की हमारी क्लास नंबर है 4। 2 दिन हमारी जो क्लास है वो नहीं हो पाई किसी वजह से, तो आज हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो फटाफट आ जाइए और क्लास के अंदर जुड़ जाइए। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये आपके आने वाले एग्जाम में 100% हो सकते हैं, तो जरूर आप वीडियो को स्किप मत कर देना। तो अगर नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था। ये देखो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता भी होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था, वो थी भाई कौन सी, लोहा। लोहा एक ऐसी धातु थी जिसमें सिंधु घाटी में कोई ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान किस चीज का था, तो इसमें इस सभ्यता में जो ज्ञान था वो था भाई ये कांस्य युगीन थी। कौन सी थी ये, कांस्य युगीन जो है ये सभ्यता थी। और इसमें तांबा, कांसा और सोना और चांदी जैसे धातुओं का क्या होता था, ज्ञान होता था। लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था इस धातु में कि लोहे का प्रयोग कैसे किया जाता है। आगे चलते हैं। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी। किस काल में पूछिए भाई, वैदिक काल में। तो वैदिक काल में जो थी कौन सी, प्रशासनिक सभाएं होती थी। क्या होती थी, प्रशासनिक सभाएं होती थी। सभा और जो ये समिति होती है इसमें कैसी होती है ये जनसभाएं, इनमें क्या होता था, इन जनसभाओं में इनमें राजा शासन और न्याय और सामाजिक विषयों पर चर्चा करता था। किसके ऊपर, न्याय के ऊपर और सामाजिक जो विषय होते थे उनके ऊपर जो है राजा चर्चा करते थे वैदिक काल में। तो सभा और समिति काल थी प्रशासनिक सभाएं, ये सभाएं होती थी। आगे चलते हैं भाई। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह पूछ लिया तो ये कौन सा था भाई, धर्म चक्र। कौन सा था, धर्म चक्र ही बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह था। इसमें बुद्ध के उपदेशों और उसके मार्ग का प्रतीक है। क्या है, इसके उपदेश और मार्ग का जो है प्रतीक है ये बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र। अब बात की जाए तो ये धर्म चक्र है वो कहां पर बना था, तो भाई ये बना था सारनाथ में अशोक स्तंभ पर। कहां पर है, सारनाथ में अशोक स्तंभ पर। आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी। किसकी राजधानी पूछी है, मौर्य साम्राज्य की, जो हमने वीडियो में सबसे पहले आपको पूछा था। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी है वो कहां थी, पाटलिपुत्र थी भाई। कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जो ये जिसको क्या बोला जाता है, पटना। बिहार में जो पटना है वो जो है पाटलिपुत्र थी, जो कि एक प्रशासनिक केंद्र था। क्या था, प्रशासनिक केंद्र था। आगे, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। ये क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है कि संगम साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो संगम साहित्य है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। और जो ये संगम साहित्य है ये किसका साहित्य है, ये दक्षिण भारत का प्राचीन साहित्य है। किसका है ये, दक्षिण भारत का प्राचीन साहित्य है ये संगम साहित्य, और इसको तमिल भाषा में लिखा गया है। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था भाई। क्या पूछा है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश। तो सभी को पता होना चाहिए सबसे पहले कौन सा वंश आया था दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश आया था भाई। कौन सा, गुलाम वंश आया था। और ये कब आया था, किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भाई 1206 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1206 ईस्वी में आया था। और इसकी जो स्थापना की थी वो कौन करने वाला था, कुतुबुद्दीन थे। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और इसे जो है मामलुक वंश भी कहते थे। क्या बोलते थे इसको, मामलुक वंश। अगर पूछ लिया जाए गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या था, तो क्या बोलोगे, मामलुक वंश। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे समाप्त किया था। तो भाई अलाउद्दीन जो खिलजी था उसको ने किसको समाप्त किया था, तो जागीर प्रथा को। ये जागीर प्रथा अगर पूछ लिया जाए तो भाई ये क्या थी, अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रथा को खत्म कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर शक्तिशाली जो सरदार होते थे उनको
कमजोर किया जाता था। क्या किया जाता था? उनको कमजोर किया जाता था। इसलिए जो है ये प्रथा है ये समाप्त कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे चलते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा है वो किस नाम से लिखी? भाई नाम देखते ही पता चल रहा है, अकबरनामा, बाबरनामा या तुजुबे बाबरी या हुमायूंनामा। तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा है वो बाबरनामा नाम से लिखी थी। किसने नाम से? बाबर नाम से लिखेगा, ना कि अकबर नाम से लिखेगा। तो बाबरनामा ये कौन सी भाषा में लिखी थी? ये थी भाई तुर्की भाषा में। तुर्की जो भाषा होती है उसमें ये बाबरनामा लिखी थी, जिसमें क्या किया गया है? इस बाबरनामा में पूरे भारत का वर्णन किया गया है। अपने पूरे भारत का वर्णन किया गया है इस नामा आत्मकथा के अंदर। आगे, अकबर ने राजपूतों के साथ कौन सी नीति अपनाई? अकबर ने राजपूतों के साथ जो एक नीति अपनाई थी वो कौन सी थी? वो थी वैवाहिक एवं सहयोग नीति। और इस नीति में क्या था भाई? अकबर ने राजपूतों से विवाह क्या किया था? अकबर ने राजपूतों से विवाह संबंध और सम्मान की नीति अपनाई थी। और इससे अकबर को क्या फायदा हुआ था? अकबर का जो साम्राज्य है वो क्या हुआ था? मजबूत हुआ था। क्या हुआ था? अकबर ने बहुत तेज चाल चली थी और उसने अपने साम्राज्य को मजबूत कर लिया था इस वैवाहिक एवं सहयोग नीति से। आगे चलते हैं। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था किसने लागू की थी? मुगल काल में भू राजस्व जो व्यवस्था है वो अकबर के द्वारा लागू की गई थी। अकबर ने क्या किया था? अकबर ने इनका एक वो होता था शिष्य, कौन? टोडरमल। कौन होता था? टोडरमल होता था। और उसी की सहायता से इसे जब्ती प्रणाली को क्या किया था? लागू किया था। क्या किया था? लागू किया था, जो कि व्यवस्थित कर प्रणाली थी। ये कौन सी प्रणाली थी भाई? कर प्रणाली थी। और ये जो है मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के लिए लागू की गई थी। आगे चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? अंग्रेजों के टाइम का पूछा है पहला किला। तो ये था भाई फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला किला था। और ये कब बना था, कहां बना था? ये बना था भाई 1664 ईस्वी में, सॉरी 1644 ईस्वी में बना था भाई। अगर पूछ लिया जाए फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था वो कौन से सन में बनाया गया था? तो 1644 के टाइम बनाया गया था। और ये जो है मद्रास में, चेन्नई में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? मद्रास, चेन्नई में बनाया गया था। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ये पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज। आगे, द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? क्या पूछा? द्वैध शासन प्रणाली है वो किसने लागू की? तो वो कौन थे भाई? रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? ये द्वैध शासन लागू किया था। और ये कब लागू किया था? ये 1765 में लागू किया था। 1765 में ये द्वैध शासन लागू किया था। और कहां पर लागू किया था? ये बंगाल के अंदर लागू किया था। कहां पर भाई? बंगाल में लागू किया था। जिसमें क्या हुआ था? कंपनी के पास सत्ता और नवाब की जिम्मेदारी होती थी। किसकी भाई? कंपनी के पास तो सत्ता की और नवाब के पास पूरी जिम्मेदारी होती थी। आगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी? भाई ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो किसान से संबंधित होती थी। इस व्यवस्था में किसान क्या करते थे? सीधे सरकार को कर देते थे। क्या देते थे? सीधे सरकार को कर देते थे। जैसे तुम अब सीधा जीएसटी देते हो, वो किसके साथ खाते में जाता है? सरकार के खाते में जाता है। यह जो है कहां पर लागू हुई थी? ये मद्रास और बॉम्बे में लागू हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ये किससे संबंधित थी? किसानों से संबंधित थी। आगे आते हैं। 1857 की क्रांति में कानपुर के नेता कौन थे? कानपुर के नेता अगर पूछा जाए तो नाना साहेब जो है वो कानपुर से बिलोंग करते। तो कानपुर के जो नेता 1857 की क्रांति में नाना साहेब थे। और नाना साहेब जो है पेशवा, ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे भाई। कौन थे ये? नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और कानपुर से इन्होंने क्या था? विद्रोह किया था इस 1857 की क्रांति।
आगे चलते हैं भाई। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले में बहुत सारे एग्जाम में देखना चाहूंगा इसको, और अभी आ भी रहा है ये होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन जो है ये तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। और अगर पूछ लिया जाए होम रूल आंदोलन जो है वो कब शुरू किया गया था, तो ये 1916 में शुरू किया था भाई। कब? 1916 में शुरू किया था। और इसका उद्देश्य क्या था अगर पूछ लिया जाए, तो इसका उद्देश्य था स्वशासन, मतलब कि स्वशासन, सेल्फ रूल प्राप्त करना, यही इसका उद्देश्य था। और ये तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। आगे, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भाई असहयोग आंदोलन आप सभी को पता होना चाहिए, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था और 1920 में शुरू हुआ था। कब? 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था। गांधी जी ने कहां से शुरू किया था? ये जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के बाद जो है ये अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसके ठीक एक साल बाद ही 1920 में गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। किसके लिए? ये जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के बाद। आगे चलते हैं। दांडी मार्च की दूरी कितनी थी? ये भी देख सकते हो, दांडी मार्च की दूरी पूछ लिया डायरेक्ट, क्यों फंस गए ना? तो दांडी मार्च की दूरी है वो कितनी थी? 385 किलोमीटर की दूरी थी भाई ये। और ये किसके द्वारा तय की गई थी? ये गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक ये यात्रा की थी और पैदल यात्रा की थी। 24 दिन के अंदर ये यात्रा पूरी कर दी थी। कितने दिन में? अगर पूछ लिया जाए कि दांडी मार्च जो यात्रा थी वो कितने दिन चली थी, तो ये 24 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कितने किलोमीटर थी ये? 385 किलोमीटर थी। कहां से कहां तक थी ये? साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक थी। आगे आ जाओ। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कौन सा पूछ लिया? अंतिम पूछ लिया। तो अंतिम कौन से थे भाई? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। यही भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। यही पहला था और यही आखिरी था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम थे। आगे चलते हैं भाई। संविधान सभा का प्रारूप किस समिति ने तैयार किया? किसका पूछ लिया? संविधान सभा का प्रारूप। तो ये किसके द्वारा तय किया गया है? ये प्रारूप समिति। किससे भाई? प्रारूप समिति। ये डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति है जो कि संविधान को तैयार किया गया था। इसी समिति के तहत, प्रारूप समिति के तहत संविधान को तैयार किया गया था। ये किसकी अध्यक्षता वाली है? डॉक्टर अंबेडकर की। आगे आते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान को बनाने वाले जो हैं उनके निर्माता हैं वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और इसीलिए इसने क्या किया था? ये प्रारूप समिति जो है वो क्या की थी? शुरू की थी। यही कौन थे? अध्यक्ष थे उस प्रारूप समिति के, डॉक्टर अंबेडकर जी। आगे चलते हैं भाई। हाँ तो भाई ये थे भाई 20 क्वेश्चन आपके, ठीक है। अपनी क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। 20 क्वेश्चन आपको पता है, आज हम 20 क्वेश्चन कराएंगे। तो कैसी लगी आपको क्लास जरूर कमेंट करके बताओ, और वीडियो को भाई शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। ये जो है ना, ये वीडियो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ छोटे छोटे अभी क्लास के, ये मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ऑप्शन से एक एक चीज याद हो जाए। और ग्रुप डी भी मान के चलो, ग्रुप सी भी मान के चलो, या कोई भी एग्जाम मान के चलो जिसमें भारत की जिक्की आती हो, तो यही वीडियो है आप लोगों के लिए काम आएंगी। ये मैं आपके लिए वादा करता हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए काम आएगी अगर इस वीडियो को देख लोगे तो। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।